अनुवाद संबंधी पहले कार्यक्रमों में हम अनुवाद के विभिन्न रूपों की चर्चा कर चुके हैं। खासतौर से विषय पर आधारित वे कार्यक्रम रहे हैं, किस विषय के अनुवाद की क्या विशेषताएं होती हैं। आज हम अनुवाद के एक नए रूप की चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है आशु अनुवाद। जब कभी ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, लेकिन एक आपस में संवाद करना चाहते हैं, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, दूसरे की बात समझना चाहते हैं, तब उन्हें संवाद के लिए एक तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है और वो तीसरा व्यक्ति होता है आशु अनुवादक। ये आशु अनुवाद क्या होता है, कैसे होता है, इसकी चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं कुकृति जी। कुकृति जी राज्यसभा में वरिष्ठ भाषांतरकार हैं और वे हमें आशु अनुवाद की प्रविधि, विशेषताएं और इसके जो इंट्रिकेसीज हैं उनके बारे में बताएंगे। कुकृति जी, हमें बताइएगा कि आशु अनुवाद क्या होता है और ये किस तरीके से किया जाता है तथा ये सामान्य अनुवाद से किस तरह से भिन्न होता है। हाँ रीता जी, सबसे पहले मैं आपके शब्द पर आता हूँ जो आपने इस्तेमाल किया है, आशु अनुवाद। इंटरप्रिटेशन के लिए कई शब्दों का प्रचलन है और अलग अलग जगह अलग अलग संदर्भों में अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल होता है। जैसे आपने आशु अनुवाद कहा, इसी तरह से वार्तानुलाप भी है, वार्तानुवाद भी है और मौखिक अनुवाद जिसे ज़्यादातर लोग जानते हैं वो है। लेकिन संसद में इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, भाषांतरण, और इंटरप्रेटर के लिए भाषांतरकार का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी आपने जो सवाल किया था मुझसे कि मूल अंतर क्या है अनुवाद और इंटरप्रिटेशन में या भाषांतरण में, तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि अनुवाद मूलतः लिखित रूप में होता है और इसलिए अनुवाद करने के लिए अनुवादक के पास काफ़ी समय होता है। वो बहुत सोच समझ कर अनुवाद कर सकता है। जो डिक्शनरी हैं, शब्दकोश हैं या संदर्भ ग्रंथ हैं, उनकी मदद ले सकता है, दूसरे साथियों की और दूसरे व्यक्तियों का परामर्श करके अपने अनुवाद में सुधार ला सकता है। लेकिन इंटरप्रेटर या जो भाषांतरकार होता है उसको ये सुविधा मौजूद नहीं है। उसे तत्काल अनुवाद करना होता है और ये समझ लीजिए जैसे कि धनुष से कोई तीर छूट गया है, इसी तरह से अनुवाद निकलना चाहिए। उसके बाद ऐसी कोई गुंजाइश नहीं होती कि उसको वापस ले ले। तो मूल अंतर सबसे पहले ये है और दूसरे तरह के अंतर हैं जिनके बारे में चर्चा के दौरान हम करेंगे। हाँ, तो खास अंतर तो यही हुआ कि अनुवाद सामान्यतः लिखित होता है। एक हमारे पास टेक्स्ट मौजूद होती है, उस टेक्स्ट के बारे पर व्यक्ति पढ़ता है, उस पर विचार करता है और सोच समझ के उसे लिखता है। लेकिन आशु अनुवाद जो है, जिसमें खास तौर से इसके लिए आशु अनुवाद शब्द इसीलिए इस्तेमाल किया कि तुरंत करना होता है और आशु हमारे हिंदी में तुरंत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि भाषांतरण तो सामान्य अनुवाद में भी होता है और इसमें भी होता है। इसमें इसकी जो तुरंत एक एक्सटेम्पोर तरीके की सिचुएशन होती है, उसके लिए हमने आशु अनुवाद के की बातचीत की। इसलिए नाम लिया। वैसे हम कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई रिजिडिटी नहीं है, मगर इसके बारे में हम ये जानना चाहेंगे कि इसकी अनुवाद हमें, ये जो आशु अनुवाद है, इसकी हमें ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है और क्यों पड़ती है खासतौर से। रीता जी, जैसा कि आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि ख़ास तौर से भारत के संदर्भ में, भारत एक बहुभाषी देश है और यहाँ कई तरह की भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। एक प्रांत का व्यक्ति अगर दूसरे प्रांत में आता है तो कई बार ये उसके सामने कठिनाई पैदा हो सकती है कि वो उसकी भाषा न समझे। इसी तरह से विदेश के कुछ यात्री आते हैं, कुछ पर्यटन के लिए आते हैं, दूसरी तरह से और जो लोग आते हैं जैसे कि व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के रूप में आते हैं या सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल के रूप में लोग आते हैं। जब इस देश में आते हैं तो उनको दूसरे यहाँ के रहने वाले लोगों के साथ एक संवाद स्थापित करना ज़रूरी होता है। जैसा कि आपने शुरू में कहा था, उस संवाद स्थापित करने की भूमिका इंटरप्रेटर करता है। वो उन दोनों व्यक्तियों के बीच में एक सेतु का काम करता है, पुल का काम करता है और एक दूसरे की बात को समझाता है। तो उसकी व्यावहारिक जो ज़रूरत है सबसे पहले यहीं से होती है कि यात्रियों को या किसी बाहर के लोगों को जो उस भाषा को नहीं जानते और जिस भाषा में बातचीत हो रही है उस भाषा को समझाने का काम इंटरप्रेटर करता है, ये उसकी ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो दूसरे इलाके हैं, दूसरे क्षेत्र हैं, वो हैं जैसे सम्मेलन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या अंतर्राज्यीय सम्मेलन है, जहाँ एक भाषा ही आधार नहीं होता, माध्यम नहीं होता, बल्कि कई भाषाओं के माध्यम से वहाँ की कार्यवाही चलती है। उसमें इंटरप्रेटर की बहुत अहम भूमिका होती है। तो सम्मेलनों में ख़ास तौर से इसकी विशेष ज़रूरत होती है। तो कहना चाहिए कि आशु अनुवाद एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हम सामान्य ज़िंदगी में इसकी ज़रूरत है, ख़ासतौर से बहुभाषी देश में, कि यहाँ से मान लीजिए हम मद्रास जाते हैं और जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं वो तमिल में बोल रहा है और तमिल हमें आती नहीं है, वो उसको हिंदी नहीं आती, तो बीच में अंग्रेज़ी में कोई इंटरप्रिटेशन कर देता है तो काम चल जाता है। या इस तरीके का जो टूरिस्ट आए हुए हैं
पर्यटकों के लिए ज़रूरत पड़ती है। तीसरी आपने बात बताई वो थोड़ी ज़्यादा महत्व की बात रही कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हैं या अंतर्राष्ट्रीय कोई गेस्ट आए हुए हैं, वे अगर इस ऐसी भाषा को बोलते हैं जो कि हमारे देश की भाषा नहीं समझी जाती, तो उनके लिए ज़रूरत पड़ती है। तो इसका महत्व कहना चाहिए कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कई तरीके से इसका महत्व हुआ। मगर एक प्रश्न और है कि हमारा देश बहुभाषी देश है, तो स्वाभाविक है कि हमारी जो शासन प्रक्रिया है, शासन व्यवस्था है, उसमें भी बहुत सी भाषाओं की भूमिका है। राज्यों की भाषाएं अलग हैं और संघ की भाषा अलग है। तो हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें भी आशानुवाद की आवश्यकता पड़ती होगी, वो किस तरीके से पड़ती है, जरा उस पर प्रकाश डालिएगा। हाँ, आपके प्रश्न पर आने से पहले मैं थोड़ा सा एक अंतर बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इंटरप्रिटेशन या आशानुवाद भी दो तरह का होता है, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। क्योंकि अभी आपने जिक्र किया था पर्यटकों का, यात्रियों का, दूसरे लोगों का और उसके साथ ही सम्मेलन का भी। तो इसमें दो तरह के आशानुवाद का प्रयोग होता है। जहाँ यात्री है और पर्यटक होते हैं, वहाँ जिस तरह के आशानुवाद की ज़रूरत होती है उसे कहते हैं कंसेक्यूटिव इंटरप्रिटेशन या क्रमिक अनुवाद। क्रमिक आशानुवाद कहा जाता है। उसमें यह होता है कि आपने अपनी बात कह दी, मैंने सुन के समझ के दूसरे व्यक्ति को वो बात समझा दी है। यानी आप जब अपनी बात समाप्त करेंगे तब मैं आपकी बात सुनकर इन्हें समझाऊंगा। इसकी एक जगह और ज़रूरत होती है। कई बार ऐसा होता है, हमारे नेता, मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश जाते हैं और वो यहाँ हिंदी में बात करते हैं। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, मान लीजिए वो हिंदी नहीं समझते, तो वहाँ अंग्रेजी भी नहीं समझते, अंग्रेजी नहीं समझते, थोड़ी देर के लिए अंग्रेजी नहीं समझते, क्योंकि हिंदी तो काफ़ी क्षेत्र में समझी जाती है। लेकिन आपने अच्छा उदाहरण दिया, अंग्रेजी जैसे कम लोग समझते हैं। अगर उन्होंने भाषण अंग्रेजी में दिया तो वहाँ ये होगा कि जो एक बहुत बड़े जो लोग या जन समुदाय वहाँ इकट्ठा हुआ है, उन तक वो बात नहीं पहुँचेगी। तो ऐसी सुविधा के लिए वहाँ इंटरप्रेटर होता है। वो भी जिस तरह का इंटरप्रिटेशन करता है उसे कंसेक्यूटिव इंटरप्रिटेशन कहते हैं। उसमें यह होता है कि वक्ता अपना थोड़ी देर बोल लेते हैं, उसके बाद वो थोड़ा रुक जाते हैं, और जो इंटरप्रेटर होता है या भाषांतरकार होता है या आशानुवादक होता है, वो उनकी बात को सारांश में लोगों को समझाता है। तो ये तो हो गया क्रमिक अनुवाद जिसे आप कहते हैं। दूसरे जो अनुवाद या सम्मेलन के संदर्भ में आपने कहा, वो है साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन या साथ साथ अनुवाद किया जाना, युगपद भाषांतरकरण, या आप ये कह सकते हैं कि आप इसके लिए कोई भी दूसरा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन के लिए। माने ये इस तरीके से होता होगा कि एक तरफ वक्ता अपनी बात कहता जाता होगा, साथ के साथ अनुवाद चलता रहता होगा। जी जी, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि वक्ता रुकता नहीं है और इंटरप्रेटर भी साथ साथ बोलता जाता है। वक्ता को रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि एक यांत्रिक व्यवस्था हो। अच्छा, उसमें ऐसा होता है कि वक्ता अपने बोल रहे हैं तो वो माइक पर बोलते हैं, और जो इंटरप्रेटर है उसके लिए एक विशेष बूथ बना होता है। उस बूथ में वो बैठता है और जो वक्ता हैं उनकी बात को इस हेडफोन या ईयरफोन के ज़रिए सुनता है, और साथ में उसके माइक होता है, वो कई बार हेडफोन पर भी लगा होता है या अलग से भी होता है। वहाँ उस पर वो उस भाषा में, जिसमें मान लीजिए अंग्रेज़ी में भाषण चल रहा है, वो हिंदी में करना चाहता है, वो हिंदी में उसका अनुवाद करके साथ साथ अनुवाद करता है, जिसको कि अन्य सदस्य जो सम्मेलन में, या आपने भी संसद का उल्लेख किया है, संसद में जो दूसरे सदस्य हैं वो उस अनुवाद को सुनना चाहें, मान लीजिए उन्हें अंग्रेजी नहीं आती या हिंदी नहीं आती या कोई दूसरी भाषा नहीं आती, उसका वो अनुवाद सुनना चाहते हैं तो उसके माध्यम से सुन सकते हैं। इस यांत्रिक व्यवस्था को आप दिखाएंगे जरा हम? हाँ, है ना, ये देख सकते हैं अभी, ये इंटरप्रिटेशन का आपको एक दृश्य दिखाते हैं कि कैसे इंटरप्रिटेशन होता है। और इसमें आप देखेंगे कि उसमें एक हेडफोन ऊपर से लगा है, इसके माध्यम से जो इंटरप्रेटर है वो इसको सुनता है। Sir, many of the predicaments that we are facing in our relationship with the WTO विश्व व्यापार संगठन से हमारे संबंधों को लेकर हैं, वो हमारे अपने बनाए हुए हैं। हम बहुत भयभीत हो गए हैं। शुरुआत में विश्व बैंक था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष था, और अब एक तीसरा प्रेत भी आ गया है जिसे विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। हम इतने ज्यादा भयभीत हो गए हैं कि अगर हम उनकी बात नहीं सुनते तो हमारे लिए अंधेरा ही अंधेरा है। हमें अपने को इतना गिराना नहीं चाहिए। हम एक बहुत विशाल देश है, हमारा बहुत बड़ा देश है। सारी दुनिया भी हमारे खिलाफ हो जाए तो भी हम जीवित रहेंगे। अगर कोई व्यापार नहीं होता तब भी हम जीवित रहेंगे। हमारे पास काफी पैसा पड़ा हुआ है जो आड़े वक्त हमारे काम आ सकता है। हमारे पास इतने लोग हैं जो हमारे माल के लिए मांग पैदा कर सकते हैं। इसलिए हमें इस बात पर घबराना नहीं चाहिए कि अगर हम WTO की बात नहीं सुनते तो हमारे लिए कोई मुक्ति नहीं है। इसलिए जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं फिर आपको बता दूं कि जो मुश्किलें हम महसूस कर रहे हैं वो हमारे अपनी बनाई हुई हैं। हाँ, अभी आपने जो उदाहरण दिखाया उसमें अभी हमने देखा कि एक तरफ से इंटरप्रेटर सुनता जा रहा है, दूसरी तरफ से अपनी बातचीत कहता जा रहा है, और श्रोता को तो ये जिस भाषा में सुनना चाहता होगा उसी भाषा में सुनाई दे रही होगी बात।
तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? जहाँ पर बैठा हुआ है वहाँ उसके सामने ऐसी व्यवस्था होती है कि अपनी पसंद की भाषा वहाँ पे में सुन सके। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। उसके सामने एक चैनल सेलेक्टर होता है, उसमें अलग अलग चैनल होते हैं। एक फ्लोर लैंग्वेज होती है जो कि उस फ्लोर में, यानी जो मूल वक्ता का जो भाषा है उसको सुन सकता है, उसके माध्यम से वो फ्लोर चैनल से सुन सकता है। वो वैसे भी सुन सकता है बिना ईयरफोन के, लेकिन ईयरफोन से क्योंकि बहुत साफ सुनाई देता है इसलिए ईयरफोन के माध्यम से फ्लोर लैंग्वेज भी सुन सकते हैं, फ्लोर भाषा भी सुन सकते हैं। लेकिन अगर उसे अनुवाद सुनना है तो उसके लिए चैनल्स का सिलेक्शन किया जाता है। जैसे नंबर 1 पर हिंदी आएगी, नंबर 2 पर अंग्रेज़ी आएगी, और अगर और भाषाओं की व्यवस्था भी है तो इस तरह से चैनल्स को बांट दिए जाते हैं। तो उसने जिस भाषा में सुनना होता है वो उस चैनल को लगाकर उनको सुनता है। तो इस तरह से उसका अभी आपने कहा फ्लोर लैंग्वेज, तो फ्लोर लैंग्वेज का मायने हम ये समझें कि जिस भाषा में वक्ता बोल रहा है वो फ्लोर लैंग्वेज है। तो जैसे हमारी संसद है उसमें हिंदी अंग्रेजी तो दोनों चीजें चलती हैं, तो ये वक्ता के ऊपर है कि वक्ता अगर हिंदी में बोल रहा है तो हिंदी फ्लोर लैंग्वेज रही, और वक्ता अंग्रेजी में बोल रहा है तो अंग्रेजी फ्लोर लैंग्वेज। जी जी, तो संविधान में व्यवस्था ये है, अभी संविधान की जो संसद की जो भाषा है संविधान के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी है, लेकिन राज्यसभा में सभापति ने और लोकसभा में स्पीकर या अध्यक्ष ने ये सुविधा सदस्यों को दी है कि वो चाहें तो अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं, और उसके लिए अनुवादकों की व्यवस्था की गई है। तो संसद में सभी भाषाओं के अनुवादक वहाँ हैं, और अगर किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलना है तो वो उसका नोटिस देता है 1 घंटे पहले, और उस नोटिस को प्राप्त करने के बाद जो इंटरप्रेटर होता है वो इंटरप्रेटर बूथ में बैठ जाता है, और जब उसका भाषण शुरू होता है वो उस भाषा में अनुवाद करता है। अब एक बात और आपको बताऊं, माना तेलुगु में भाषण हो रहा है तो तेलुगु से अंग्रेजी में अनुवाद होता है, अब हिंदी में कैसे आएगा? तो हिंदी का जो अनुवादक होता है वो इसके अंग्रेजी अनुवाद को उस चैनल से सुनता है जिस चैनल पर अंग्रेजी ने आना है, और फिर उसका हिंदी अनुवाद करता है। तो इस तरह से इसके समझिए 3 चैनल इकट्ठे चलते हैं, एक साथ चल रहे हैं। वक्ता तेलुगु में बोल रहे हैं और उनका अंग्रेजी में अनुवाद चल रहा है, एक इंटरप्रिटेशन अंग्रेजी में चल रहा है, दूसरा इंटरप्रिटेशन हिंदी में चल रहा है। तो 3 स्थितियां एक साथ साथ चला करती हैं, 3 साथ साथ चल रही है। ये बड़ी रोचक चीज आपने हमें बताई है यहाँ पे, और इससे जानकारी भी बढ़ती है हमारी संसदीय प्रक्रिया के बारे में। अच्छा, इस तरीके का जो आपने बताया कि जो सिमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन है या जो साथ साथ अनुवाद है, जाहिर है कि इसमें बहुत सतर्कता और बहुत सावधानी की ज़रूरत है, और इसकी कुछ खास विशेषताएं भी होंगी। आप चूँकि इस प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं तो हमें इसकी जानकारी दें कि ये साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन किस तरीके का होता है, इसकी क्या प्रविधि है? इसकी जो अगर आप प्रविधि की बात करते हैं तो इसमें एक बहुत जटिल प्रक्रिया है अगर देखा जाए। हालांकि अभ्यास के बाद कोई चीज़ जटिल नहीं रहती, लेकिन एक बाहर के आदमी को जिसका इंटरप्रिटेशन के बारे में जानकारी नहीं है, इस जटिल प्रक्रिया को समझना ज़रूरी है। उसमें होता यह है कि इंटरप्रेटर को सबसे पहले बड़े ध्यान से उस भाषण को सुनना होता है, और इसीलिए जो माइक्रोफोन, जो हेडफोन वो इस्तेमाल करता है वो बहुत संवेदनशील होता है, क्योंकि अगर उसमें कोई व्यवधान आया तो उसको सुनने में कठिनाई होगी, और सुनने में अगर कठिनाई होगी तो वो उस भाषण के सूत्र को छोड़ सकता है, और इस तरह से अनुवाद अच्छा नहीं होगा, बेहतर नहीं होगा, उसका स्तर अच्छा नहीं होगा। कोई महत्वपूर्ण चीज़ छूट भी सकती है, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ छूट सकती है, कुछ गलत अनुवाद का भी कोई आशंका की जा सकती है, उसने ठीक ढंग से नहीं सुना, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो एक तो उसे सुनना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद उसको मानसिक रूप से जो कुछ शब्द हैं ऐसे आए हैं उनको मानसिक रूप से उनके जो समानार्थी शब्द हैं दूसरी भाषा में जिसमें उसने अनुवाद करना है उनके बारे में सोचना है। और तीसरा ये है कि तमाम सोचकर उस जो वाक्यांश भी हैं या शब्द हैं उनका समानार्थक शब्द सोचकर उसे साथ साथ बिना रुके ये इंटरप्रिटेशन करना है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसे निरंतर सुनना है, निरंतर सोचना है और निरंतर अनुवाद करना है। तो आपके कहने का मायने तो ये हुआ कि सुनने की, सोचने की, भाषा के लिए नया पर्याय देने की और बोलने की, ये 4 चीज़ें साथ साथ चलती हैं। जी, ये काफ़ी कहना चाहिए एक तरीके से ह्यूमन कंप्यूटर काम करता है उसके दिमाग में, आप है ना? तो मगर ये बात इस पे फिर मैं इस पे थोड़ी जानकारी चाहूँगी खासतौर से हमारे छात्रों के लिए कि ये जो है ना सुनने और बोलने की, क्योंकि आम स्थिति ये होती है जीवन की कि हम या तो सुनते हैं या बोलते हैं, दोनों काम इकट्ठे नहीं करते, मगर ये प्रक्रिया ऐसी है और ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें आप सुनते भी हैं और बोलते भी हैं, तो इसको आप कैसे मैनेज करते हैं? आपने सही कहा। इससे पहले आपने भी कंप्यूटर का शब्द इस्तेमाल किया था। मैं थोड़ा एक रोचक बात आपको बताता हूँ। ये अनुभव हुआ था, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुझे भाग लेने का मौका मिला था। उसमें विभिन्न भाषाओं का साथ साथ अनुवाद हो रहा था। उसमें फ्रेंच थी, स्पेनिश, इंग्लिश, हिंदी, इन सब की व्यवस्था थी। तो वहाँ के जो निवासी थे, ग्रामीण निवासी जो हिंदी में सुन रहे थे, वो उनमें बड़ा कौतूहल था। अच्छा। बड़ी उत्सुकता से वो सोच रहे थे कि मशीन काम कर रही है, व्यक्ति काम नहीं करता।
तो इस तरह की असल में लोगों को जिनको इसके बारे में एकदम से जानकारी नहीं है, वो ये सोचते हैं कि शायद मशीन अनुवाद कर रहा है, जबकि वास्तव में ये मनुष्य अनुवाद करता है, मानव इसका काम करता है। तो अब आपने जो बात कही थी कि किस तरह से ऐसे किया जाता है, इस तरह की स्किल या इस तरह का कौशल कैसे विकसित किया जाता है, ये एक बड़े अभ्यास के बाद आता है। और इसलिए सबसे पहली बात है कि आपके अंदर उस काम के लिए, वो तो किसी काम में भी है, एप्टीट्यूड चाहिए, अभिरुचि चाहिए। अगर आपके अंदर उसकी अभिरुचि है, आप इसको धीरे धीरे निखार सकते हैं। तो उसमें उन्हें सुनने की भी एक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे व्यावहारिक जीवन में कई बार हम नहीं सुनते तो गलतफहमी पैदा हो जाती है। या आपने देखा होगा जिंदगी में आप बात करते नहीं सुने तो, क्योंकि उसमें यह होता है कि हम फिल्टर लगा लेते हैं कानों पर, हम उसकी बात को नहीं सुनते, जो हम सोच रहे हैं वो सुनते हैं। तो हमने सबसे पहले इससे अलग करना है। एक तरह से एक डिटैच, एक सन्यासी की भूमिका, मैं आपको अगर बहुत बड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक इंटरप्रेटर को एक सन्यासी बनना पड़ता है, डिटैच होना पड़ता है। उसके जो मनोवेग हैं, जो आवेग हैं, उनको एक तरफ रखना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई जो भाषण हो रहा है उसमें बड़ी उत्तेजक बात कही जाती है, जिसमें उसके अपने व्यूज़ भी हैं, बहुत स्ट्रांगली फील करता है उसके बारे में, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को एक तरफ रखना है और उसने बिल्कुल साफ रूप से सुनना है, क्योंकि अगर वो भावनाओं में बह जाएगा तो ठीक तरह से सुनेगा नहीं। एक उदाहरण मैंने आपको दिया, इसलिए सुनने की प्रक्रिया उसका बहुत अभ्यास करना होता है। और जहाँ तक दूसरी बातें हैं, उसमें भाषा का एक सवाल आता है। चूँकि मुख्य संबंध भाषा से है, तो भाषा में प्रवीणता बहुत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। दोनों भाषाओं में या तीनों भाषा, जिन भाषाओं में अनुवाद करना चाहता है उनमें उसे यथार्थ ज्ञान उसका होना, पर्याप्त ज्ञान, मैं अपने शब्दों को सुधारता हूँ, पर्याप्त ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना हो नहीं सकता। और पर्याप्त ज्ञान सिर्फ ये नहीं होता कि आपने एक बार भाषा का ज्ञान ग्रहण कर लिया और छोड़ दिया, आपको उसके भाषा का जो ज्ञान है उसको निरंतर परिमार्जित करना है। क्योंकि आप जानते हैं भाषा इतनी गतिशील है कि आज भाषा कहीं भी कल पुरानी पड़ जाती है। तो अगर हम आज ऐसा मुहावरा इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि समझ में नहीं आता, तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। ख़ास तौर से जिस तरह से विज्ञान में प्रगति होती जा रही है, दूसरे क्षेत्रों में प्रगति होती जा रही है, नए नए शब्द बनते जा रहे हैं, अगर हम उनसे अपने को परिचित नहीं करते तो हम अपना काम ठीक नहीं कर पाते। इसका मतलब आपकी बात से मुझे दो चीज़ें समझ में आई। पहली बात तो ये है कि जिस वक्त आप आशा अनुवाद करते हैं उस वक्त अपने आप को भूल जाते हैं। मतलब आप सुनने की प्रक्रिया में आपके मन में केवल सुनना होता है, उस बात को समझना होता है। अपनी सोचने की प्रक्रिया, अपने समझने की प्रक्रिया ही रहती है, अपने सोचने की प्रक्रिया नहीं रहती। और अपने राग द्वेष या अपने किसी चीज़ के पसंद नापसंद वो भी दूर हो जाती है, क्योंकि अनुवाद करते वक्त अगर अपनापन हावी रहेगा तो प्रस्तुत करते वक्त नेचुरली अपने व्यू सामने आएंगे जो कि नहीं आते हैं। दूसरी बात आपने कही जो बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगी, खास तौर से कि भाषा से उसे लगातार जुड़े रहना पड़ता है अनुवादक को, क्योंकि भाषा बदलती रहती है और बदलती हुई भाषा का मुहावरा भी बदलता है, उसकी अर्थ छवियाँ भी बदलती हैं, अर्थ ध्वनियाँ भी बदलती हैं और निरंतर उससे जुड़े रहने की स्थितियाँ रहती हैं। तो इसके लिए कैसी तैयारी अनुवादक को, मतलब आशु अनुवादक को करनी होती है? इसके लिए तो सबसे बड़ी बात है कि उसे निरंतर अध्ययन करना चाहिए और जिस तरह के नए भाषिक प्रयोग आते जा रहे हैं उनसे अपने को परिचित करना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए उसका जो अध्ययन का क्षेत्र है वो व्यापक होना चाहिए। किसी विषय, जैसे संसद है, संसद में जितना भी, जैसे कह सकते हैं कि अंडर द सन जिसे कहा जाता है, जितने विषय हो सकते हैं उन पर चर्चा होती है। इसलिए उनकी जानकारी से थोड़ी बहुत, विशेषज्ञ तो नहीं हो सकता, जाहिर है कोई भी व्यक्ति, लेकिन इतना ज्ञान वो रखे कि जहाँ तक भाषा का संबंध है उसको समझ सके। समझना भी ज़रूरी है और उसको अनुवाद करने के लिए पर्याप्त भाषा भी उसके लिए ज़रूरी है। तो ये उसको करना पड़ता है। दूसरी बात अभी आपने एक कही थी कि और सतर्कता की क्या ज़रूरत होती है। मैं आपसे बताता हूँ कि कई बार ऐसा होता है, जो वक्ता होता है वो अपनी बात कहने में ज़्यादा स्पष्ट नहीं होता, लेकिन इंटरप्रेटर की जिम्मेदारी है कि उसकी जो अस्पष्टता है उसको स्पष्ट लाकर सामने लाए। वक्ता के आशय को समझे, आशय को समझे। कई ऐसे भाषण देते हैं, ऐसे वक्ता होते हैं या ऐसे सदस्य होते हैं जो बहुत आर्टिकुलेट नहीं होते जी। इसलिए ज़रूरत उस समय ये नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा तो मैं भी ऐसा कहूँगा, क्योंकि जो आपका अनुवाद सुन रहा है उसको इससे मतलब नहीं कि सदस्य ने किस तरह से बोल पा रहा है या उसकी आवाज़ कैसी है, वो आपको सुन रहा है। तो आपको उसको एक निरंतर एक अच्छा अनुवाद देना होता है। इसलिए इसमें कई बार हमें मदद करता है, जैसे मैंने बताया अभी कि इंटरप्रेटर्स का एक बूथ होता है, विशेष बूथ। वो बूथ उस सम्मेलन के नज़दीक होता है और एक कांच की दीवार से होती है जिससे वो उनको देख सकता है, वक्ता को देख सकता है। तो उसको सुविधा उनके हाव भाव से बहुत मिलती है। जैसे एक बॉडी लैंग्वेज होती है, एक आंगिक भाषा होती है, वो एक जो वाचिक भाषा है, शब्दों की भाषा है, उसके अलावा उसको मदद करती है। कई बार हाथ उठाने से, भंगिमाओं से वो उसके अर्थ को समझ लेता है। और यहाँ में आपको अभी ये संदर्भ आ गया इसलिए बताना चाहूँगा, ये ख़ास तौर से
हिंदी और अंग्रेजी या भारतीय भाषा और यूरोपीय भाषाओं के संदर्भ में बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम होगा, आप तो जानते हैं, आप तो इसके विशेषज्ञ हैं भाषा के, कि संरचना, जो वाक्यों की संरचना यूरोपीय भाषाओं की और भारतीय भाषाओं की बिल्कुल अलग है। तो अगर हम इंतजार करेंगे पूरे वाक्य को समाप्त होने का, तब तक तो बहुत कुछ गाड़ी छूट जाएगी, आगे की बात शुरू हो चुकी होगी। तो इसमें एक फैकल्टी या एक गुण जो अनुवादक को विकसित करना होता है वो है एंटिसिपेशन का, अनुमान लगाने का, पूर्वानुमान लगाने का। यानी वाक्य शुरू हो रहा है तो वाक्य कहाँ खत्म होगा, ये अनुमान आप लगाते हैं। ये अनुमान बहुत जरूरी है। तो उसका अनुमान लगाने के लिए उसको ये मदद भी मिल जाती है। एक तो वो कई समय से उन सदस्यों को देख रहा है, इसलिए उनके कुछ मनोवैज्ञानिक अध्ययन वो कर लेता है कि इनके विचार कैसे इस विषय के बारे में हो सकते हैं। इसलिए वो कम से कम ये खतरा नहीं उठाएगा कि उसमें अनुवाद गलत हो, ये खतरा हट जाएगा। अनुमान में कई बार गलत हो सकता है, तो ये खतरा उसका मिट जाएगा, अनुमान वो करता है। दूसरी बात, एक मैं और महत्वपूर्ण बात इस संबंध में बताना चाहता हूँ, वो ये है कि कई बार जो वक्ता है ऐसे शब्द कहता है, हम अगर इसका लिटरल ट्रांसलेट करना चाहें, जैसे कि अनुवादक ज़्यादातर में आते हैं, उसमें एक खतरा हो सकता है कि गलत या ठीक अनुवाद ना हो। जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा उदाहरण बताता हूँ। एक बार एक सदस्य ने भाषण देते हुए कोई ऐसी बात कही जो कि तथ्यपरक नहीं थी, जो तथ्य थी, तो उसी समय चेयरमैन ने उन्हें टोका कि ये बात सही नहीं है। तो सदस्य ने ये कहना चाहते थे कि मैं अपनी गलती सुधारता हूँ, लेकिन उन्होंने ये एक बात कही, क्योंकि उन्होंने जल्दी में कि ठीक है। अगर इस ठीक है को सुनकर मैं ये अनुवाद कर देता कि इट्स ऑल राइट, तो इसका उल्टा अर्थ हो सकता था। चेयरमैन को ये लगता कि उन्होंने जो निर्देश दिया उसकी उपेक्षा की है। तो उस समय मैंने इसका अनुवाद किया था कि आई स्टैंड करेक्टेड। कहा वाक्य सिर्फ इतना था कि ठीक है, लेकिन उसका अनुवाद मैंने किया था आई स्टैंड करेक्टेड। तो ये बहुत ज़रूरी है। आपके कहने का मतलब है कि आशु अनुवादक को दो बातों पर खास तौर से ध्यान देना है। एक तो वक्ता के आशय समझने पर, वक्ता का क्या कहना चाह रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी है, वे दूसरे को क्या बताना चाह रहा है। दूसरी बात ये है कि वक्ता के जो जेस्चर्स हैं, यानी हाव भाव हैं, उन पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि उसका आशय अच्छी तरह समझ में आए। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो छात्र आशु अनुवादक बनना चाहते हैं, अनुवाद उन्हें आता है मगर फिर भी आशु अनुवादक की कला सीखना चाहते हैं, उन्हें किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए? कि कोई भी अनुवादक आशु अनुवादक बन सकता है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी अभिरुचि मौखिक अनुवाद में कितनी है। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इसमें एक ज़रूरी है कि उनको धारा प्रवाह बोलने की एक आदत होनी चाहिए। तो इसके लिए जिस तरह का हम अभ्यास करवाते हैं, जो शुरू में आते हैं उनसे हम भाषण दिलवाते हैं किन्हीं शब्दों, किन्हीं विषयों पर। तो इस तरह से वो इस तरह का अभ्यास कर सकते हैं कि कुछ विषयों पर एक एक्सटेम्पोर तरीके से बोल सकें, और जिस तरह से तत्काल किसी बात पर कहने को आपको कहा जाए इस तरह से वो भाषण दे सकें। और दूसरी बात, उनको भाषा के बारे में अपना ज्ञान परिमार्जित तो करना ही है, और एक जो इसकी व्यावहारिक या प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है वो ऐसा कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि किसी भाषण को रिकॉर्ड कर लें जी। और रिकॉर्ड करके वो टेप रिकॉर्डर के थ्रू और हेडफोन से, एयरफोन से उसको सुने और उसका निरंतर अभ्यास करते जाएंगे। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है वो किसी दूसरे व्यक्ति को कहें कि आप बोलिए और मैं करता हूँ। इसमें ऐसा हो जाता है, मनोवैज्ञानिक स्थिति है कि जैसे कोई व्यक्ति ये सुन रहा है कि नहीं कर रहा है तो रुक जाता है वो, लेकिन टेप रिकॉर्डर तो बजता रहेगा। तो उसमें वो टेप में अगर उसको कर लेते हैं किसी भाषण को। और एक बात और ध्यान देने की बात है, मैं भाषण शब्द कह रहा हूँ, किसी लिखित लेख को नहीं, क्योंकि लेख के लिखने की प्रक्रिया और भाषण की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है जी। इसलिए अनुवाद, जो मौखिक अनुवाद है वो भाषण का ही हो सकता है, अच्छा अनुवाद, लिखित रूप का नहीं। जहाँ इस तरह के लिखित भाषण दिए जाते हैं उनका अनुवाद पहले से मौजूद कराया जाता है, और नहीं होता है तो वो इतना अच्छा नहीं हो पाता। इसलिए ज़रूरी है कि भाषण होना चाहिए, क्योंकि सोचना और बोलना साथ साथ चलना चाहिए। मतलब बोलने की सहज प्रक्रिया उसमें मौजूद होनी चाहिए। जो मैटर वो टेप रिकॉर्ड कराते हैं जी। उसमें बोलने की सहज प्रक्रिया चलनी चाहिए जी। क्योंकि ये मौखिक अनुवाद है। अभी आपने कहा था कि वक्ता के जेस्चर्स को समझ सकें या आशय समझ सकें। जब आप विदेशी, खासतौर से कॉन्फ्रेंसेज में विदेशी वक्ताओं के बारे में, उनकी जेस्चर्स भी थोड़े अलग होते हैं, संस्कृति भिन्न होने से आप जानते हैं कि भाषा भी बदलती है। तो विदेशी लोगों के भाषणों का जब आप इस तरीके का सिमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन करते हैं तो उनका आशय ग्रहण करने के लिए आप किस तरीके की स्किल चाहते हैं? आपने सही कहा, लेकिन कुछ मूलभूत प्रतिक्रियाएं एक जैसी होती हैं जी। जैसे चौंकने की, नाराज होने की, कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं
लेकिन जो मैंने कहा था उसका संदर्भ ये था कि हम जो भाषण देने वाले वक्ता हैं उनका अध्ययन करते हैं निरंतर, हम उनको देखते रहते हैं रोज़। अगर आप संसद में भाषांतरण कर रहे हैं या इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो सदस्य का हाव भाव से आप परिचित रहते हैं, तो आप थोड़ा बहुत उससे एक तरह से उसका एक परिचय आप ले लेते हैं। तो उस संदर्भ मैंने कहा था। लेकिन जैसे आपने विदेशियों के बारे में कहा, उनमें भी कुछ मूलभूत जो हाव भाव हैं वो तो एक ही जैसे हैं सब जगह, मेरा ख्याल है। और अगर ऐसी कोई कठिनाई होती है तो वो शायद दूसरी तरह की कठिनाई होगी। कुकरेती जी, आप यहाँ पे आए और आशु अनुवाद के बारे में आपने बहुत सी हमें जानकारी दी, ख़ास तौर से इसके मौखिक पक्ष के बारे में जो कि सामान्य अनुवाद से बिल्कुल भिन्न होता है और मौखिक होने की वजह से ही इसमें कई तरीके के कौशल विकसित करने की आवश्यकता होती है। ये जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।